हेलो लर्नर्स, आज हम लोग स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर 2024 का जो सेकंड टॉपिक है उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक का नाम है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। जैसा आपको पता होगा कि मैक्सिमम एक्ट्स या रूल्स जो सिलेबस का पार्ट है स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का, ये लेबर लॉस या उसके आसपास के लॉ से जुड़ा हुआ है। तो ये लॉ भी उसी के आसपास ही जुड़ा हुआ है। हम लोग सीधे अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। अंडर विच सेक्शन मस्ट एम्प्लॉयर्स सबमिट ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन की जो बात है एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर में, वो किस सेक्शन में हमको सबमिट करना है? सेक्शन 2 नहीं, सेक्शन 4 नहीं, इसका आंसर है सेक्शन 3। इस बार मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया है क्योंकि मुझे जो फीडबैक मिला था मैं आज के पिछले वीडियो में, उसमें ये था कि अभी हमें सेक्शन के बारे में ज़्यादा याद नहीं है, तो अगर साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होता सेकेंड वीडियो तो बेटर रहता, लेकिन मुझे लगा कि साथ में ही इंक्लूड कर दिया जाए तो हमारा टाइम बचेगा। तो सेक्शन 3 में मैंडेट किया जाता है कि जो एम्प्लॉयर्स है ना, वो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर को सबमिट करें सर्टिफाइंग ऑफिसर को, ताकि सर्टिफिकेशन उनको मिल पाए। अगला सवाल है, विच सेक्शन आउटलाइन द कंडीशन फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। कंडीशंस के बारे में जो स्टैंडिंग ऑर्डर में चाहिए किस सेक्शन में दिया है? इसका आंसर सेक्शन 4 में है। सेक्शन 4 में ही दिया गया है कंडीशन को, ताकि वो फेयर एंड रीजनेबल रहें। ठीक है, सेक्शन 4। अपील अगेंस्ट सर्टिफाइंग ऑफिसर्स। सर्टिफाइंग ऑफिसर के जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट अपील अगर आपको करना है, उनके डिसीजन से आप सहमत नहीं है, तो ये किस सेक्शन में होगा? ये सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 में बात किया जाता है राइट टू अपील। ठीक है, इसमें राइट टू अपील कहा जाता है। कहाँ अपील होगा? अपीलेट अथॉरिटी में होगा। अपीलेट जो अथॉरिटी है, अपीलाट बोल लीजिए आप, अपीलाट अथॉरिटी पे, वहाँ पे अपील कर सकते हैं। ये हमारे पास राइट है। किस केस में? जब डिसएग्रीमेंट होता है। ठीक है, अगर डिसएग्रीमेंट होता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के डिसीजन से, तब आप वहाँ पे जा सकते हैं। सेक्शन 6 सर्टिफाइंग अथॉरिटी के डिसीजन के अगेंस्ट जाना तो सेक्शन 6। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। सेक्शन विच सेक्शन स्पेसिफाई द डेट फ्रॉम विच सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर टेक इफेक्ट। जो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर है वो किस डेट से इफेक्ट में लेगा? ये कहाँ लिखा हुआ है भाई? ये सेक्शन 7 में दिया है। सेक्शन 7 में बताया गया है कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, सर्टिफाइड है, वो किस डेट से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब आते हैं हम अगले सवाल पे। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर इज मैंडेटरी अंडर विच सेक्शन। जैसे कि हमने पिछले एक्ट में बात की था, माइंस एक्ट में ना एक रजिस्टर बना के रखना पड़ा था, वैसे ही स्टैंडिंग ऑर्डर के केस में भी एक रजिस्टर बना के रखना पड़ेगा। ये सेक्शन 8 में दिया हुआ है। ठीक है, उसका पर्पस क्या क्या है? ताकि हम कंप्लायंस फ्यूचर में आसान रहे। रजिस्टर में अगर सारा चीज़ लिखा हुआ है तो उसको चेक किया जा सकता है कि आपने स्टैंडिंग ऑर्डर के हिसाब से किया है कि नहीं। इवन रेफरेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ना इसलिए ऐसे रिकॉर्ड बना के रखे जाते हैं। इवन हर डिपार्टमेंट में काम है। ठीक है, इसका आंसर क्या था? सेक्शन 8। जो रजिस्टर है सेक्शन 8 में। अंडर विच सेक्शन एम्प्लॉयर्स आर रिक्वायर्ड टू पोस्ट द स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोमिनेंटली। स्टैंडिंग ऑर्डर जो है उसको पोस्ट करना है। किसको? कौन पोस्ट करेगा इसको? जो एम्प्लॉयर है, जो नौकरी दे रहा है, वो पोस्ट करेगा। ये सेक्शन 9 में दिया हुआ है। सेक्शन 9 में कुछ और बात कही जाती है, हाँ, that employer display the certified standing order in prominent places within the establishment of employee awareness। prominent places में करना है। उसका क्या मतलब है कि स्टैंडिंग ऑर्डर है ना, ऑफिस के बाहर, पानी जहाँ पीते हैं उसके बाहर, कैंटीन के बाहर, जो कॉमन एरिया है वहाँ पे रख दिया जाए, ताकि जितने भी लोग हैं ना, जितने भी एम्प्लॉय हैं, उनको अवेयरनेस रहे अपने राइट्स के बारे में और जो ऑर्डर है उसके बारे में। बहुत ही
लॉ तो बहुत ही साइंटिफिक बनाए जाते हैं, बस थोड़ा सा दिक्कत होती है इम्प्लीमेंटेशन में। अगला सवाल है मॉडिफिकेशन के ऊपर। स्टैंडिंग ऑर्डर में मॉडिफिकेशन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बिना मॉडिफिकेशन के लॉ कैसे बनेगा? कोई दिक्कत आ गई तो ये मॉडिफिकेशन किस सेक्शन में दिया है? मॉडिफिकेशन दिया है हमारा सेक्शन 10 में। देखिए जो 8-10 जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, मान लीजिए छोटा एक्ट है तो उसको हमें याद करना पड़ेगा और सीधे सीधे सेक्शन पूछा जाएगा कि मॉडिफिकेशन किस सेक्शन में, जैसे सेक्शन 10। अगर आपको अभी याद नहीं रखेंगे ना तो बाद में नहीं हो पाता ये सारी चीज़। फिर हम लोग कभी जुडिशरी एग्ज़ाम, कभी कोई और एग्ज़ाम, कभी इसी का CLA, तो फोकस नहीं बन पाता। बेस्ट होगा अगर हम एक एग्ज़ाम पे फोकस करें, पूरी एनर्जी लगा के एक साइंटिफिक तरीके से प्लानिंग के साथ करेंगे तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, भले भले सीट कम हो। ठीक है, तो आप ना ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। सेक्शन 10 क्या कहता है? तो ठीक है, मॉडिफिकेशन किस में है? सेक्शन 10 में। अगला सवाल, पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस ड्यूरिंग सस्पेंशन इज कवर्ड अंडर। जैसे ना सस्पेंड होने के पे भी हमें आधी सैलरी या मूल्य की अलाउंस मिलता है ताकि आदमी अपना जीवन बसर कर पाए। वैसा थोड़ी कि सस्पेंड कर दिया, अभी इंक्वायरी चल रही तो आपको सैलरी तो नहीं मिलती, लेकिन आधी सैलरी तो मिले, और जब क्लियर हो जाता है तो पूरी जो अरियर है वो भी वापस आ जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हो जाएगा अगर आप किसी की पूरी सैलरी ही रोक लो और उसके पास कोई काम करने का ऑप्शन ना हो ना। तो इसलिए है ना, पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस है ये किस सेक्शन में? सेक्शन 10 में है, ये सेक्शन 10 में है। ठीक है, अगला है, विच सेक्शन ग्रांट सर्टिफाइंग ऑफिसर द पावर ऑफ सिविल कोर्ट। जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है ना उसके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है, इंक्वायरी करने की, समन इशू करने की। ठीक है, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर पाए, कोई ऑर्डर देना हो वो दे पाए। ठीक है, कोई डिक्री देनी हो दे पाए, इसलिए उनके पास एक्स्ट्रा पावर्स दी जाती हैं सिविल कोर्ट वाली। ये कहाँ दिया हुआ है? ये हमारा दिया हुआ है सेक्शन 11। सेक्शन 11, सेक्शन 11 में क्या दिया है? पावर ऑफ सिविल कोर्ट, पावर ऑफ सिविल PCC। ऐसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं, PCC सेक्शन 11, PCC सेक्शन 11, PCC सेक्शन 11। अगला सवाल है, इन एडमिसिबिलिटी ऑफ ओरल एविडेंस कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टैंडिंग ऑर्डर। देखो जैसे हमने स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए ओरल एविडेंस है ना, वो किस केस में इन एडमिसिबल है, मतलब एडमिशन नहीं हो पाएगा उसका, उसको एज ए प्रूफ नहीं कोर्ट रजिस्टर कर सकती। ये दिया है हमारा सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 क्या लिखा है यहाँ पे? सेक्शन 12 इंश्योर दैट वंस स्टैंडिंग ऑर्डर आर सर्टिफाइड नो ओरल एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट दैम इज एडमिसिबल इन प्रोसीडिंग। लॉजिकल भी है, लॉजिकल भी है। जब स्टैंडिंग ऑर्डर बन रहे थे तब आप ये कर सकते थे, अब बनने के बाद आप करोगे तो फिर कितना बार स्टैंडिंग ऑर्डर बनेगा ना, दिस इज़ रॉन्ग ना। तो फिर ऐसे तो फिर काम हो चुका, सरकारी काम फिर कैसे होगा? अब बार बार आप अपील ही करते रह जाओगे, बार बार कॉन्ट्राडिक्ट ही करते रह जाओगे तो ना। तो ये था सवाल, क्या था हमारा? ओरल एविडेंस इन एडमिसिबल होगा अगर वो स्टैंडिंग ऑर्डर को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सेक्शन 12। अगला है, टेम्पररी एप्लीकेशन ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर इज प्रोवाइडेड विद सेक्शन। टेम्पररी एप्लीकेशन है इसका, किसका एप्लीकेशन है टेम्पररी? मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर का। ये किस सेक्शन में है? सेक्शन नंबर 12A, सेक्शन नंबर 12A। तो वकील लोगों, वकील साहब जी जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं, आप जब भी पढ़िए तो ऐसे सोचिए कि आपको जज के सामने इसको जाके बताना है ओरली, ऐसे आप इसको तैयार करिए कि आपको बार बार पन्ने ना पलटने पड़े, सटासट आप आंसर दे पाओ ना। तो टेम्पररी मॉडिफिकेशन 12A, टेम्पररी मॉडिफिकेशन स्टैंडिंग ऑर्डर का 12A। देखिए रट्टा के बिना तो कोई भी पेपर नहीं निकलेगा, चाहे UPSC हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे रेलवे का हो या कोई एग्जाम हो। रट्टा के अलावा कॉन्सेप्ट भी चाहिए, लेकिन रट्टा के बिना ना इतना कम टाइम होते हैं। जैसे SSC का पेपर है, मान लो 200 सवाल हैं, 2 घंटे होते हैं, 1 मिनट नहीं मिलता एक सवाल को, ऊपर से मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GA सब है। तो बिना रटे तब कहाँ से लाओ? इवन मैथ रटना पड़ता है बेचारों को।
तो लॉ में तो सेक्शंस ऑर्डर यही सब है, हमें तो पूरा खेल ही रटने का है। हमें तो एक्सपेक्ट किया था कि हम रटें, कहीं और तो फिर भी काम चल जाएगा। तो ना इससे मत भागे कभी आप रटने से। विच सेक्शन डिटेल्स द पेनल्टी ऑफ नॉन कंप्लायंस विद दिस एक्ट। जो स्टैंडिंग ऑर्डर हमारा एक्ट है उससे अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो तो फिर क्या होगी, पनिशमेंट होगा। जैसे ऑस्टिन ने कहा था ना, लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन। अगर आप लॉ फॉलो नहीं करते तो पनिशमेंट देने का अधिकार है। तो यहाँ पे पनिशमेंट कैसे मिलेगी, पनिशमेंट यहाँ पे पैसे वाली, पैसा, पेनल्टी है सेक्शन 13। सेक्शन 13 में पेनल्टी है। सेक्शन 13 आउटलाइन द पेनल्टी एंड प्रोसीजर फॉर एम्प्लॉयर्स हु फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ठीक बात है, ठीक बात है। अगला सवाल, द पावर टू एग्जेम्प्ट सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम द एक्ट प्रोविजन इज ग्रांटेड अंडर विच सेक्शन। पावर टू एग्जेम्प्ट सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम द एक्ट प्रोविजन। तो कुछ जगह पे ये नहीं लगेगा, एग्जाम्पशन है, कुछ जगह पे एग्जाम्पशन है ये। और ये पावर के जैसे हर एक्ट में होता है ना, जो कभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लग सकता, कई रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी दिया हुआ है और भी कई जगह दिया हुआ ना, वैसे यहाँ भी है। एस्टेब्लिशमेंट को जो है कि इस प्रोविजन से बाहर भी आप रह सकते हो, एग्जाम्पशन दिया है हमारा सेक्शन 14। लेकिन गिन चुन के थोड़े मोटे इसमें सेक्शन है तो आप रट ही लोगे, लेकिन थोड़ा पर पढ़ लो समझ लो फिर रटना, दोनों करना है। रटना तो है ही, रटना तो है ही, अल्टीमेट वेपन है रटाई। लेकिन उसके अलावा एक बार समझ लेंगे तो अगर कई बार फंस गए तो उसमें हेल्प कर देता है। ठीक है, सेक्शन 14 क्या कहता है, इट अलाउ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट बाय ऑर्डर और एनी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट और क्लास ऑफ इस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम ऑल और एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। वही प्रॉपर लीगल लैंग्वेज जो है हमारी, वही बात की गई है। अगला है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। देखिए पूरा नाम है एक्ट का, डालना पड़ता है, वैसे कितना वर्ड डाले आप, हाई टाइम लग जाता है इसको बनाने में। ठीक है, जो स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लाइज टू इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग एटलीस्ट हाउ मेनी वर्कर्स। तो बेसिक जैसे कि जो भी लॉ थी, लेबर लॉ है ना, उनमें एक लिमिट होती है कि अब 2-4 वर्कर पे थोड़ी लगा दोगे आप, कुछ लिमिटेड है ना, कहीं 10 है, कहीं 50, कहीं 20 है, कहीं 100 है। तो 100 कई जगह पे वैसे, तो यहाँ पे भी 100 है। ये जो एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर है ये कम से कम 100 एम्प्लॉय हो तो लगेगा। वैसे रेलवे के पास कितने एम्प्लॉय हैं, क्या आपको पता है रेलवे के पास कितने एम्प्लॉय हैं? सर्च करिएगा। रेलवे इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री। ठीक है, रेलवे इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, खासकर पब्लिक एम्प्लॉयर की अगर बात की जाए तो। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, इसका देखो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या, मतलब ये एक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे लिए ऑब्जेक्टिव है क्योंकि नंबर मिलेंगे हमें। दूसरा, लॉ बनाया क्यों किया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव था, जैसे रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, लाखों कंडीशंस है, लाखों ऑर्डर है, कभी सीनियर परेशान कर देगा तो उस केस में एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा, क्या उसके पास कोई रूल और ऑर्डर थे कि जो वो बोले कि सर हमने ये रूल ऑर्डर फॉलो किए, हमें आप मत निकाले, पनिश मत करिए। तो बनाना पड़ेगा ना एक सेट ऑफ रूल और गाइडलाइंस, वरना तो सीनियर्स आर्बिट्री रूल फॉलो करेंगे, इवन जूनियर करेंगे तो उनको आप पनिश नहीं कर पाओगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, रेगुलर ट्रेड यूनियन नहीं, उसके लिए ट्रेड यूनियन एक्ट है, उसको काट दीजिए आप। अगला कंडीशन है एम्प्लॉय, यही तो है स्टेटमेंट। अगला है कंट्रोल पोल्यूशन से, क्या मतलब इसका, लॉजिकल नहीं है ना। प्रमोट फॉरेन नहीं, तो आंसर हमारा बी डिफाइन कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात होती है यहाँ पे, समझ गए, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। The act aims to acquire employers to formally define and publish condition of employment to ensure uniformity and fairness। जब से हमने बताया था ना कि यूनिफॉर्म होगा एंड फेयर होगा। फेयर कभी होगा जब रूल पब्लिश है, उसको देख लेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं, कोई आर्बिट्री रूल नहीं बनेंगे यहाँ पे। अगला है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टिफाइंग द स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाई करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सीओ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। देखिए ऑप्शन ये हर जगह आते रहते हैं, सीओ सर्टिफाइंग अथॉरिटी यही करेगा सर्टिफाई। अगला है, व्हाट इज वैलिडिटी पीरियड ऑफ सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर। 1 साल, 3 साल, 5 साल नहीं, अनटिल मॉडिफाइड, जब तक ये रहेगा। स्टैंडिंग ऑर्डर रिमेन वैलिड अनटिल दे आर मॉडिफाइड थ्रू द प्रॉपर लीगल प्रोसेस। व्हाट हैपेंस इफ एम्प्लॉयर डज नॉट सबमिट ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर। क्या कर सकते हैं, पेनल्टी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं,
पर अगर हमने पॉइंट है कि ठीक है उस पर लगा देंगे हम, लेकिन लॉ नहीं है तो जो एम्प्लॉयर्स क्या करेंगे बेचारे, एम्प्लॉय नौकर जो लगे हैं वो क्या करेंगे, क्या रूल फॉलो करेंगे? तो जो सेंटर का मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर है वो लगेगा, हर जगह लगेगा, ठीक है। पिनलाइज ये भी किया जा सकता है वैसे, बट हमारे पास सिंगल ऑप्शन है तो हम इस पे जाएंगे बेटर, क्योंकि पर्पस उसका क्या था, पर्पस एक्ट का ये था, ठीक है। पनिशमेंट ये सब सेकेंडरी है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन पर्पस का ये था, ठीक है। इफ एन एम्प्लॉयर फेल टू सबमिट ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर, द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर प्रेस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली अप्लाई, ठीक है। तो हमेशा ना थोड़ा सा इमोशन नहीं है कि भटकना नहीं है, सवाल का बेस्ट आंसर देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कवर्ड इन स्टैंडिंग ऑर्डर? क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर, स्टैंडिंग एंड लीव रूल्स, टर्मिनेशन कंडीशन, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सिर्फ एक ये नहीं है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर भी है, स्टैंडिंग एंड लीव रूल्स भी है, टर्मिनेशन कंडीशन भी है, ऑल है, ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर में सब आएगा। वर्कर कौन है ये भी बताया गया है, अटेंडेंस और लीव के रूल है ये भी बताया गया है, टर्मिनेशन के रूल है ये भी बताया गया। हाँ, अब आते हैं 20 नंबर पे। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट स्टैंडिंग ऑर्डर आर डिस्प्ले एट द वर्क प्लेस? तो जो बनाएगा वही रखेगा। अब मैं एम्प्लॉय हूँ, मान लो मैं नौकर हूँ, मुझे थोड़ी ऑर्डर है कि मैं जाके ये पब्लिश करूँ, जिसने रूल बनाया वही चिपकाएगा ना, और वहाँ चिपकाएगा जहाँ सॉरी जहाँ उसे देखा जा सके। तो आंसर इसका एम्प्लॉयर। अगला, इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टैंडिंग ऑर्डर एंड अदर लेबर लॉस विच विल प्रिवेल? ये ट्रिक क्वेश्चन है। अब जनरली होता है कि जो बड़े लॉ होते हैं वो प्रिवेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया गया जो लॉ वर्कर्स को फेवर करते हैं वो प्रिवेल करेंगे। तो वर्कर का इंटरेस्ट के लिए सारा है, पूरा स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर काम ही है कि स्टाफ का वेलफेयर देखना। इवन लेबर लॉ का काम है लेबर का वेलफेयर देखना। तो ना लेबर लॉ के हिसाब से जो लॉ लेबर को फेवर करते हैं वही होते हैं, लेकिन वो फेयर होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज की रिक्वायरमेंट फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर? स्टैंडिंग ऑर्डर के लिए की रिक्वायरमेंट क्या? मस्ट बी इन राइटिंग। बिना राइटिंग के कैसे कर दोगे आप? हाँ। मस्ट बी रीजनेबल एंड फेयर, हाँ। मस्ट कंप्लाई विथ लेबर लॉस, ट्रू। तो आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। Who has the power to modify certified standing order? सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाई करने की पावर किसके पास है? एम्प्लॉय एंड वर्कमैन कलेक्टिवली, एम्प्लॉयर अलोन नहीं, सर्टिफाइंग ऑफिसर अलोन नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं। एम्प्लॉयर और वर्कमैन कलेक्टिवली ही इसको कर सकते हैं सर्टिफाई, ठीक है। अगला, व्हाट इज मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर आफ्टर सबमिशन? 60 डेज। 60, ये तो सिंपल, आपको मतलब सिंपल नहीं है, आपको सीधे रटना है। ये ऐसे सवाल सीधे डेज वाले सेक्शन वाले सीधे रटने हैं, आपको रटे रहेंगे तो आदत हो जाएगा। टाइम लिमिट क्या है? 60 डेज। टाइम लिमिट 60 डेज, 2 महीने। 2 महीने ऐसा दो फॉर्मेट में याद रखेंगे ना, 60 डेज 2 महीने, तो चांसेस ज़्यादा कि एक चीज़ तो आती रहेगी। मैं तो ये तरीका अपनाता हूँ चीज़ों को रटने के लिए। आज का आखिरी सवाल, फिर आप भी चाय पी के आराम करिए, हम भी थोड़ा बहुत आराम करेंगे। अगला सवाल है, व्हाट इज पेनल्टी फॉर फेलिंग टू कंप्लाई विद स्टैंडिंग ऑर्डर? पेनल्टी फॉर फेलिंग टू कंप्लाई विद स्टैंडिंग ऑर्डर कहाँ दिया गया है? स्टैंडिंग ऑर्डर में दिया गया है, पर कितना होगा सर जी? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये है। नॉन कंप्लायंस विद स्टैंडिंग ऑर्डर कैन रिजल्ट इन फाइन अप टू 5,000 विथ एडिशनल पेनल्टी, ठीक है। तो इसी से ऊपर सवाल था ना कि एम्प्लॉयर पे पेनल्टी लगेगी, तो हमने बोला ना एक से ज़्यादा आंसर हो सकता है, तो वहाँ भी एक से ज़्यादा आंसर था, लेकिन मेन था कि अगर 1 है तो बेस्ट आंसर क्या होगा? वहाँ पे बेस्ट आंसर था कि मॉडल रूल लगेगा, क्योंकि वेलफेयर की बात हो रही है ना, किसी भी एक्ट का एक पर्पस होता है, हमको डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस लगाना पड़ेगा उस केस में, तब हम सही आंसर पे आएंगे बिना कन्फ्यूजन के। तो ठीक है, आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है, हमारी सेवा समाप्त। जय हिंद, टेक केयर।